हेलो स्टूडेंट्स, आज जो टॉपिक हम ले रहे हैं वो है रेशियो एनालिसिस। ये जो टॉपिक है बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम फाइनल ईयर दोनों के सिलेबस में इंक्लूड है। इससे पहले भी इस टॉपिक पे हम कुछ क्लासेस ले चुके हैं और अभी जो हमारी क्लास का ये क्वेश्चन है ये हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 65 जो आपकी MR अग्रवाल की बुक से है और ये बुक आपके EFM पेपर 2 और ABST पेपर 1 बीकॉम सेकेंड ईयर और फाइनल दोनों में कॉमन है। बीकॉम सेकेंड ईयर में इस पेपर का नाम होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो EFM का पेपर 2 है और फाइनल ईयर में इस पेपर का नाम होता है ऑडिट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो ABST का फर्स्ट पेपर है। तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 है। ज़्यादा टाइम ना लेते हुए अब इस क्वेश्चन को आगे हम सॉल्व करते हैं कि किस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आगे आप देखिए, इस क्वेश्चन की जो डिटेल्स है मैं आपको बता दूं। करंट रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2.5:1, लिक्विड रेशो आपको क्वेश्चन में गिवन है 1.5:1, स्टॉक टर्नओवर ये आपको 6 गिवन है, फिक्स असेट्स टर्नओवर आपको गिवन है जो कि सेल्स पे बेस्ड है 2 टाइम्स और ग्रॉस प्रॉफिट रेशो है आपके पास 20%, डेटर्स कलेक्शन पीरियड है 2 मंथ, वर्किंग कैपिटल आपको गिवन है 3 लाख, शेयर कैपिटल 5 लाख गिवन है, रिजर्व एंड सरप्लस है 2,50,000। क्लियर। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करें तो देखिए, वर्किंग कैपिटल के थ्रू हम करंट रेशो और करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम वर्किंग कैपिटल का फार्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू CA माइनस CL, ऐसा ही होता है। वर्किंग कैपिटल का फार्मूला करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, ये मैंने आपको पहले बताया हुआ भी है और अगर नहीं भी बताया तो अब आप ध्यान से देख सकते हैं कि वर्किंग कैपिटल का जो हम फार्मूला लेते हैं वो होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। यहाँ पे हम लायबिलिटीज को x मान लेते हैं, यानी कि अगर यहाँ पे लायबिलिटीज को हम मान लें 1x है तो यहाँ पे जो आपकी करंट असेट्स है वो हो जाएगी आपकी 2.5x के बराबर। तो करंट असेट्स आपकी हो जाती है 2.5x, करंट लायबिलिटीज हो जाती है 1x। तो इस तरीके से जो आपकी वर्किंग कैपिटल आएगी वो हो जाएगी 1.5x। आपको वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, वर्किंग कैपिटल है आपकी 3 लाख, तो यहाँ पे वर्किंग कैपिटल आपको गिवन थी 3 लाख। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो ये हो जाता है आपके पास 1.5x और यहाँ पे वर्किंग कैपिटल है आपके पास 3 लाख। x इज इक्वल टू 3 लाख डिवाइडेड बाई 1.5, तो आपके पास x आ जाता है 2 लाख। तो इस तरीके से आप करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। x बराबर करंट लायबिलिटीज अगर आप एज्यूम कर लें तो इस तरीके से x का मतलब आपके पास करंट लायबिलिटीज कैलकुलेट हो जाता है। अब हम आगे देखें कि करंट असेट्स के बाद, करंट लायबिलिटीज के बाद करंट असेट्स कैसे कैलकुलेट की जाए। तो आप करंट रेशो को रख सकते हैं। करंट रेशो का जो फॉर्मूला था वो हमने आपको पहले बताया था, करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। तो यहाँ पे करंट रेशो हमारा जो था वो था 2.5:1, तो इसको हम 2.5/1 लिख सकते हैं। करंट असेट्स हमारे पास है नहीं तो करंट असेट्स को करंट असेट्स लिख देंगे। करंट लायबिलिटीज जो कि हमने अभी कैलकुलेट की है वो है आपके पास 2 लाख, तो हम इसको करंट लायबिलिटीज की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं 2 लाख। अब इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 लाख से तो ये आपके पास हो जाएगा 5 लाख और करंट असेट्स को आप मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो ये आपके पास आ जाएगा करंट असेट्स। तो करंट असेट्स इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास 5 लाख। तो इस तरीके से आप करंट असेट्स कैलकुलेट कर पाते हैं जो है आपके पास 5 लाख। करंट लायबिलिटीज आपने पहले कैलकुलेट कर ली जो थी आपके पास 2 लाख। तो आप करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों ही कैलकुलेट कर चुके हैं सक्सेसफुली। अब हम बात करते हैं आगे। तो क्वेश्चन में अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। अगर आपको इसकी जरूरत पड़े तो आप वीडियो को पॉज करके बीच में स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो हम करंट असेट्स कैलकुलेट कर चुके हैं, करंट रेशो कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम बात करते हैं स्टॉक की। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, अगर क्वेश्चन में प्रिपेयर्ड नहीं है तो आप CA माइनस LA स्टॉक कैलकुलेट कर सकते हैं। अब LA कहाँ से कैलकुलेट करूँ मैं? LA हम कैलकुलेट कर सकते हैं, लिक्विड रेशो का आप फॉर्मूला लगाई है लिक्विड रेशो। तो लिक्विड रेशो को हम क्विक रेशो भी कहते हैं। मैं आपको बता दूं, पहले भी मैंने बताया हुआ है ये बात। करंट लिक्विड असेट्स, ये लिक्विड असेट्स है, LA का मतलब यहाँ पे लिक्विड असेट्स और अपॉन CL। अब हम लिक्विड रेशो देखें तो लिक्विड रेशो हमारे पास था 1.5:1, तो 1.5/1 इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं।
और 1.5/1 और लिक्विड असेट्स हमारे पास है नहीं, तो लिक्विड असेट्स को हम लिक्विड असेट्स लिख देते हैं। करंट लायबिलिटीज़ को अगर हम देखें तो हमारे पास करंट लायबिलिटीज़ है 1 लाख, हमने निकाली भी थी। करंट लायबिलिटीज़ सॉरी हमारे पास 2 लाख है, करंट लायबिलिटीज़ है हमारे पास 2 लाख। अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 को इंटू करेंगे LA से और 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 1.5 से। तो इस तरीके से हमारे पास लिक्विड असेट्स आ जाएगी 3 लाख, इस तरीके से हमारे पास लिक्विड असेट्स हो जाती है 3 लाख। जैसे ही हमारे पास लिक्विड असेट्स हो जाती है हम स्टॉक का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। स्टॉक का फार्मूला हमारा था करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज़। अब हमारे पास करंट असेट्स हमने पहले कैलकुलेट की थी तो 5 लाख थी और लिक्विड असेट्स अभी हमने कैलकुलेट की जो है हमारे पास 3 लाख। तो इस तरीके से हमारे पास जो स्टॉक हो जाता है वो हो जाएगा 2 लाख। तो इस तरीके से हम स्टॉक भी कैलकुलेट कर सकते हैं जो है हमारा 2 लाख। स्टॉक का फार्मूला मैं आपको फिर से बता दूं, करंट असेट्स माइनस लिक्विड असेट्स होता है कब, जब प्रीपेड नहीं हो। तो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में प्रीपेड एक्सपेंसेज नहीं है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। तो इस तरह से हमने स्टॉक कैलकुलेट कर लिया, लिक्विड रेशो भी हो गया हमारे पास। जब हमारे पास स्टॉक आ गया तो हम स्टॉक के थ्रू COGS को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो COGS हम देखें कौन सी है, इसको हम अब इरेज कर देते हैं आगे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो स्टॉक के थ्रू हम COGS को कैलकुलेट करेंगे। ये हमारा स्टॉक टर्नओवर रेशो, टर्नओवर रेशो। तो स्टॉक टर्नओवर रेशो का फार्मूला हम बता दें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS का मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है अपॉन एवरेज स्टॉक। तो एवरेज स्टॉक COGS अपॉन एवरेज स्टॉक फार्मूला यूज में लेते हैं। स्टॉक टर्नओवर आपको दिया हुआ है 6 टाइम्स यानी कि 6/1 और COGS हमारे पास है नहीं, COGS हमारे पास नहीं है, बिल्कुल नहीं है जी, COGS हमारे पास नहीं है। अब नहीं है तो कोई बात नहीं, COGS एवरेज स्टॉक के नाम पर हमने अभी स्टॉक निकाला था जो था हमारे पास 2 लाख। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जब 1 को मल्टीप्लाई करेंगे COGS से तो आएगा 1 COGS और 2 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो ये हो जाएगा आपका 6। तो COGS इज इक्वल टू हो जाएगा 12 लाख डिवाइडेड बाई 1। तो इस तरह से COGS आपकी आ जाएगी 12 लाख। तो आपकी जो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है वो आ जाती है 12 लाख। तो यहाँ तक का क्वेश्चन आपने सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है और इसी के साथ आपको मालूम चल गई है COGS यानी कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मालूम चल गई है तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के थ्रू ग्रॉस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे, देखिए अभी हम आगे कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो हमेशा मैं आपको बता दूं, अगर क्वेश्चन में गिवन नहीं है तो ऑन सेल्स होता है, यानी कि ग्रॉस प्रॉफिट आपकी होता है ऑन सेल्स। ये है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन सेल्स। तो यहाँ पे आपका जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो है आपके पास 20%, सेल्स आपकी होती है 100%। तो इसका मतलब जो कॉस्ट है वो कितनी होनी चाहिए, तो आप सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस कर दीजिए। अगर सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट को लेस करेंगे तो आपकी कॉस्ट आ जाएगी 80%। तो इसका मतलब जो आपकी कॉस्ट है वो 80% है और हमारे पास जो कॉस्ट है वो है 12 लाख। हमारे पास जो कॉस्ट है वो है 12 लाख। अब आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, एज्यूम कि माना कि सेल्स है x, माना कि सेल्स है x। तो अगर हम सेल्स को x मान लें, इट इज एज्यूम्ड दैट सेल्स इज इक्वल टू x। इट इज एज्यूम्ड दैट सेल्स इज इक्वल टू x। अगर सेल्स आपके x है तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, तो आपकी जो सेल्स है वो हो जाएगी 1x, इसका 20% यानी कि 0.20x ये हो जाएगा प्रॉफिट। और जो कॉस्ट हो जाएगी सेल्स में से आप इसको लेस कर दीजिए तो आपकी जो कॉस्ट हो जाती है वो हो जाती है 0.80। तो आपका जो हमेशा सेल्स निकालते हैं, मैं आपको बता भी दूं, ऐसे निकालते हैं कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। जो आप हमेशा सेल्स कैलकुलेट करते हैं वो आप ऐसे ही करते हैं, कॉस्ट
प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स। तो यहाँ पे आपने जो सेल्स लिया वो 1x लिया, प्रॉफिट आपके पास कितना है 0.20x, यानी कि 0.20%, इसका 20% आप निकालेंगे जब 1x का तो 0.20x आएगा। तो बाकी जो कॉस्ट बची वो कितनी बच गई, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो आपकी जो कॉस्ट बची है 0.80x। तो इस तरीके से आपकी कॉस्ट है। तो आपके कॉस्ट होनी चाहिए 80%, प्रॉफिट होना चाहिए 20% और सेल्स होनी चाहिए 1x। तो आपके पास कॉस्ट तो है ही, कितनी है 12 लाख। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि आपके पास कॉस्ट है 12 लाख। अब आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये जो इक्वेशन बनेगी ये आपकी कुछ इस तरीके से बनेगी, 1x माइनस, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 0.20x, तो 0.20x, और ये कॉस्ट तो आपकी 12 लाख थी तो ये 12 लाख रह जाएगी। अब आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके का इक्वेशन आएगी आपकी, एक में से आपके पास 0.20 गया तो 0.80x, और यहाँ पे हो जाएगा 12 लाख। अब x इज इक्वल टू हो जाएगा आपके पास 12 लाख डिवाइडेड बाई 0.80। तो आपका जो x की आएगी वैल्यू वो आ जाती है आपके पास 12 लाख डिवाइडेड बाई 0.80, ये हो जाता है आपके पास 15 लाख, यानी कि आपके पास x की वैल्यू है 15 लाख रुपए। और x का मतलब यहाँ पे आप सब जानते हैं, सेल्स को एज्यूम किया है हमने कि x इज इक्वल टू, आपने सेल्स को एज्यूम किया है तो आपके x की वैल्यू आ गई 15 लाख, यानी कि आपकी जो सेल्स है वो है 15 लाख। जैसे ही आपके 15 लाख सेल्स की वैल्यू आ जाती है, अब आप जीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बता दूं कि जीपी का जो फार्मूला होता है वो होता है जीपी इज इक्वल टू सेल्स माइनस COGS। सेल्स में से आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को लेस कर दीजिए, सेल्स माइनस COGS। तो सेल्स हमारे पास 15 लाख है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारे पास, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है हमारे पास 12 लाख, तो इस तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है आपका 3 लाख। तो आपके पास जो सेल्स है वो है 15 लाख रुपए और COGS है 12 लाख रुपए। तो इस तरीके से आपके पास जो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा वो हो जाएगा 3 लाख रुपए। तो देखिए हमने स्टॉक के थ्रू COGS निकाला और COGS से हमने सेल्स निकाली और सेल्स के थ्रू हमने निकाल लिया ग्रॉस प्रॉफिट। तो यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब क्वेश्चन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाया जाए तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो क्वेश्चन में गिवन है वो है डेटर्स कलेक्शन पीरियड। तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड से रिलेटेड क्वेश्चन हमने पहले भी किए हैं, जिसमें हमने आपको बताया है कि अगर आपको डेटर्स कलेक्शन पीरियड गिवन हो तो आप डेटर्स कलेक्शन पीरियड सॉल्व करने से पहले उसे आप डेटर्स टर्नओवर रेशो में कन्वर्ट करें, और डेटर्स टर्नओवर रेशो में कन्वर्ट करने के लिए आप नंबर ऑफ मंथ, मंथ में दिया है ये, तो नंबर ऑफ मंथ में डिवाइड कर दें डेटर्स कलेक्शन पीरियड का। डेटर्स कलेक्शन पीरियड का डिवाइड आप नंबर ऑफ मंथ में कर दें, जिससे आपको डेटर्स टर्नओवर रेशो मिल जाएगा। तो हम देखते हैं अभी डेटर्स टर्नओवर रेशो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ है क्वेश्चंस में, हमने इससे पहले डेटर्स टर्नओवर से रिलेटेड और डेटर्स कलेक्शन पीरियड से रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। तो डेटर्स टर्नओवर रेशो तो डेटर्स टर्नओवर का फार्मूला है हम नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर अपॉन एवरेज कलेक्शन पीरियड। तो एवरेज कलेक्शन पीरियड आप डेटर्स को ही कहते हैं, डेटर्स कलेक्शन पीरियड को ही एवरेज कलेक्शन पीरियड कहते हैं। यहाँ पे मैं बता दूं तो नंबर ऑफ मंथ इन ए ईयर होते हैं 12, एवरेज कलेक्शन पीरियड या डेटर्स कलेक्शन पीरियड आपको दिया हुआ है, यहीं पे मैं बता दूं ये एवरेज कलेक्शन पीरियड भी बोलते हैं इसको, ये है 2 मंथ। तो इस तरीके से आपके पास आंसर आ जाता है 6। इस तरीके से आपके पास जो आंसर आ जाता है वो है 6 टाइम्स, ये आपके पास आता है डेटर्स टर्नओवर रेशो। ये आपके पास आ गया डेटर्स टर्नओवर रेशो। अब डेटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला हम आपको बता देते हैं। डेटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला होता है नेट क्रेडिट सेल्स, ये आपको पहले भी बताया हुआ है, अपॉन एवरेज रिसीवेबल।
जब क्वेश्चन में कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं दी हो तो हम मानते हैं रिसीवेबल में आपके पास केवल डेटर्स है, ऐसा माना जाता है। तो नेट क्रेडिट सेल्स अगर हम देखें तो हमारे पास सेल्स है 15 लाख, इसमें ये नहीं मालूम है हमें कैश सेल कितनी है, क्रेडिट सेल कितनी है। तो जब कोई इन्फॉर्मेशन नहीं हो तो जितनी भी सेल है उसको पूरी कोई क्रेडिट सेल्स मान लेते हैं। तो हम ये मान लेते हैं कि हमारे पास जो क्रेडिट सेल्स है 15 लाख है। एवरेज रिसीवेबल हमारे पास है नहीं तो कोई बात नहीं, इसे हम एवरेज रिसीवेबल ही लिख देंगे। डेटर्स टर्नओवर रेशो हमारे पास 6 टाइम है तो इसे हम 6/1 लिख देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 को एवरेज से मल्टीप्लाई करने पर एवरेज डेटर्स ही आएगा या एवरेज रिसीवेबल आएगा, एक ही बात है। और यहाँ पे 15 लाख को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 15 लाख ही आएगा। अब एवरेज डेटर्स इज इक्वल टू करेंगे, जब आप इक्वेशन को आगे लेके जाएंगे तो ये हो जाती है 15 लाख डिवाइडेड बाई 6। अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 15 लाख डिवाइडेड बाई 6 करने पर 15 लाख डिवाइडेड बाई 6 करने पर आपके पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2,50,000। तो आपके पास इस तरह से एवरेज डेटर्स जो आएगा, एवरेज डेटर्स की वैल्यू आ जाती है 2.5 लाख रुपए। तो हम देख लेते हैं अभी तक हमने क्या क्या कैलकुलेट किया है। आपने CL कैलकुलेट किया है जो आपके पास 2 लाख आया था। करंट असेट्स आपने कैलकुलेट किया है जो आपके पास 5 लाख आया था। स्टॉक आपने कैलकुलेट किया है जो आपके पास 2 लाख रुपए आया था। आपने सेल्स कैलकुलेट किया है, ये आपके पास स्टॉक था। सेल्स आपके पास 15 लाख आई थी। डेटर्स अगर आप देखें, आगे देख लेते हैं हम, डेटर्स जो हमारे पास आया था 2.5 लाख। क्वेश्चन में आपको बैलेंस शीट बनाने के लिए बोल रहा है तो देखिए करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स, स्टॉक, सेल्स, डेटर्स, ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब यहाँ पे हम फिक्स असेट्स टर्नओवर अभी तक हमने कैलकुलेट नहीं किया तो ज़्यादा अच्छा होगा हम फिक्स असेट्स कैलकुलेट कर लें। तो फिक्स असेट्स के लिए हमें चाहिए होगी सेल्स, क्योंकि ब्रैकेट में मेंशन है सेल्स पे बेस्ड है। और वैसे भी अगर नहीं दिया होता तो भी हम फार्मूला यही लेते हैं। टर्नओवर रेशो के बारे में मैंने आपको बताया था, सेल्स अपॉन फिक्स असेट्स फार्मूला यूज में लिया जाता है। सेल्स अपॉन फिक्स असेट्स, ये इसका फार्मूला हो जाएगा। यहाँ पे ये है फिक्स असेट्स टर्नओवर, फिक्स असेट्स टर्नओवर। यहाँ पे सेल्स हमारे पास 15 लाख है, बहुत अच्छी बात है। फिक्स असेट्स आपके पास है नहीं, कोई बात नहीं। टर्नओवर रेशो में अगर हम देखें तो आपके पास 2 गिवन है, 2/1 हो जाएगी, ये 2/1 हो जाएगी। तो अब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 फिक्स असेट्स इज इक्वल टू 15 लाख, और फिक्स असेट्स इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास 15 लाख बाय 2। तो फिक्स असेट्स आ जाएगी आपकी 7,50,000। तो इस तरीके से आप फिक्स असेट्स कैलकुलेट कर सकते हैं जो कि आपके पास है 7,50,000। तो आपने फिक्स असेट्स कैलकुलेट कर ली, जिसे आप यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि जब हमें ज़रूरत पड़े तो हम इसकी बैलेंस शीट बना सकें। तो डेटर्स भी आ गया, फिक्स असेट्स भी आ गई। अब रेशो में देखें तो फिक्स असेट सॉल्व हो गया है, ग्रॉस प्रॉफिट सॉल्व हो गया है, डेटर्स भी सॉल्व हो गया है। वर्किंग कैपिटल आपके पास दी हुई थी, शेयर कैपिटल दी हुई थी, रिजर्व दिया हुआ था। तो सारे रेशो सॉल्व हो चुके हैं, कोई भी रेशो ऐसा नहीं है जो बच गया हो। तो अब हमारा लास्ट काम रह गया बाकी बैलेंस शीट को तैयार करना। तो बैलेंस शीट हम तैयार कर लेते हैं। अब देखते हैं कि बैलेंस शीट को किस प्रकार प्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हम बैलेंस शीट देख लेंगे। तो ये बैलेंस शीट आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे लायबिलिटीज, सॉरी, ये यहाँ पे लिख देंगे आप असेट्स, अमाउंट, यहाँ पे फिर से अमाउंट, ये आपके अमाउंट का कॉलम हो गया, और यहाँ पे आ जाती है आपकी लायबिलिटीज। अब हमारे पास कैश, स्टॉक और डेटर्स, ये तीनों करंट असेट्स में हैं। ये आपकी हो जाती है करंट असेट्स। फिक्स असेट्स आपको क्वेश्चन में आपने कैलकुलेट कर ही ली है। फिक्स असेट्स हमारे पास 7.5 लाख है। करंट असेट्स आपके पास 5 लाख थी। इस तरीके से आपके पास टोटल असेट्स हो जाती है 12.5 लाख रुपए, 12,50,000।
अगर आपकी असेट साइड 12,50,000 है तो इसका कॉमन सा मतलब है कि जो लायबिलिटीज होगी वो भी 12.5 लाख रुपए ही होगी, जिसमें आपके पास शेयर कैपिटल गिवन थी आपको सबसे पहले। तो शेयर कैपिटल आप यहाँ पे लिख दीजिए, शेयर कैपिटल जो आपके पास क्वेश्चन में गिवन है 5 लाख। शेयर कैपिटल से पहले आप रिजर्व एंड सरप्लस लिख सकते हैं, ये है आपके पास 2.5 लाख रुपए। करंट लायबिलिटीज की अगर आप बात करें तो आपने सबसे पहले कैलकुलेट की थी करंट लायबिलिटीज जो थी आपके पास 2 लाख। अब आपके पास बच गई लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, तो लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी हम देख लेते हैं। 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9,50,000 हो गई। तो बाकी जो 3 लाख बची बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आप कैलकुलेट कर लेंगे इधर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। तो इस तरीके से आप बैलेंसिंग फिगर के थ्रू लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज भी कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हम बात करते हैं कैश, स्टॉक और डेटर्स की। तो देखिए करंट लायबिलिटीज में जब हमने निकाला था, क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, तो हमारे पास डेटर्स आया था 2,50,000। स्टॉक भी हमने देखा था, स्टॉक हमारे पास आया था 2 लाख। तो करंट असेट जो होनी चाहिए यानी कि कैश, स्टॉक और डेटर्स, ये तीनों मिला के होना चाहिए 5 लाख, जबकि हमारे पास कैश है 5 लाख, करंट असेट्स है 5 लाख। तो करंट असेट्स 5 लाख में से स्टॉक और डेटर्स दोनों लेस कर दीजिए, तो जो आपके पास 50,000 रुपये बचे वो बचेंगे कैश। तो इस तरीके से बैलेंसिंग फिगर के थ्रू आप निकाल सकते हैं कैश को। अगर आप दूसरा तरीका भी यूज़ करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि करंट असेट्स जो है आपकी वो होती है कैश, स्टॉक और डेटर्स, इन तीनों का टोटल होती है आपकी। तो यहाँ पे आपके पास करंट असेट्स तो है 5 लाख, कैश आपके पास है नहीं तो आप इसको कैश लिख सकते हैं। स्टॉक को अगर देखा जाए तो 2 लाख था आपके पास, आप लिख सकते हैं। डेटर्स आपके पास 2.5 लाख था तो आप उसे भी लिख सकते हैं। जब आप इसको करेंगे और इजी तो ये हो जाएगा 5 लाख, कैश की जगह कैश ही आ जाएगा और ये दोनों ऐड होकर आ जाएगा 4,50,000। अब इसको और ज़्यादा इजी करेंगे तो ये हो जाएगा कैश और यहाँ पे 5 लाख तो है ही, और इधर से जब ये इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा 4,50,000। तो ये माइनस करेंगे तो ये 50,000 बचेगा आपके पास, वो कैश हो जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि कैश इज इक्वल टू 50,000। और इसी तरीके से आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ को भी कैलकुलेट कर सकते हैं। रिजर्व कैपिटल, शेयर कैपिटल, करंट लायबिलिटीज इज इक्वल टू ये। तो उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन है आपको बढ़िया लगा होगा और आपकी जो प्रॉब्लम थी वो भी अब सॉल्व हो गई होगी। ये जो प्रॉब्लम्स थी मेरे को स्टूडेंट्स ने ही बताई थी कि उनकी जो प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन को लेकर, तो काफ़ी स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम थी वो निश्चित रूप से अब सॉल्व हो गई होगी। और इसी टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं आपको अदर क्वेश्चंस में भी आ रही हैं, उनको भी सॉल्व करने में अब निश्चित रूप से सहायता मिल जाएगी आपको। और भी अगर आपकी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको हमें सेंड कर सकते हैं। निश्चित रूप से जल्द से ही उनको सॉल्व करके आप तक वीडियो पहुंचाने का जल्द से जल्द प्रयास किया जाएगा। थैंक यू। तो देखिए आपको जो क्वेश्चन दिया गया है वो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 59 है और ये रेशियो एनालिसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ये जो क्वेश्चन है MR अग्रवाल की बुक से लिया गया है। और ग्रॉस प्रॉफिट इस क्वेश्चन में आपको गिवन है 25%, नेट प्रॉफिट आपको गिवन है 20%, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल रेशियो 1.5 है, 1/5 है, जिसे हम 1:5 भी कह सकते हैं। और कैपिटल अपॉन टोटल लायबिलिटीज़ का जो रेशियो है वो 1/2 है, जिसे हम 1:2 भी कह सकते हैं। और फिक्स असेट्स अपॉन कैपिटल है 5/4, जिसे हम 5:4 कह सकते हैं। और फिक्स असेट्स अपॉन करंट असेट्स है जो 5/7 है, जिसे 5:7 कहा जा सकता है। फिक्स असेट्स 10 लाख है। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ फिक्स असेट्स जो है वो है 10 लाख, एक जीरो कम है जिसे हम सही कर देते हैं। फिक्स असेट्स है आपकी 10 लाख और स्टॉक है आपका 1 लाख। अब क्वेश्चन किया जाए तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए देखिए कोई एक चीज़ हमारे पास होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन सेल्स है नहीं है, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स फार्मूला होता है नहीं है, नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल होता है वो भी नहीं है, कैपिटल अपॉन टोटल लायबिलिटीज़ हमारे पास वो भी नहीं है।
फिक्स असेट्स अपॉन कैपिटल, यहाँ पे हमारे पास देखिए फिक्स असेट्स मिल जाती है, तो फिक्स असेट्स अपॉन कैपिटल इस रेशो के थ्रू हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसके थ्रू भी सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम पहले फिक्स असेट्स अपॉन कैपिटल ले सकते हैं। तो फॉर्मूला आपका दिया हुआ है आपको फिक्स असेट्स अपॉन कैपिटल, और आपको रेशो गिवन है इसका 5/4, तो आप इसको यहाँ पे ऐसे ही ले लेते हैं। फिक्स असेट शायद आपको गिवन है क्वेश्चन में 10 लाख, तो फिक्स असेट्स हमें गिवन थी 10 लाख, कैपिटल हमारे पास नहीं है, कोई बात नहीं, हम कैपिटल की जगह कैपिटल लिख लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 को 4 से इंटू किया तो ये यहीं पे 40 लाख हो जाता है, और कैपिटल आपके पास आ जाती है 5 कैपिटल। जब आप कैपिटल इज इक्वल टू करते हैं तो आगे जाके ये हो जाता है इक्वेशन 40 लाख डिवाइडेड बाई 5। आगे आप कैपिटल इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, तो कैपिटल इज इक्वल टू हो जाता है 8 लाख। तो इस तरीके से आप कैपिटल को फाइंड आउट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू है 8 लाख। तो हमने कैपिटल को फाइंड आउट कर लिया है, उसकी वैल्यू आई 8 लाख। तो यहाँ पे जैसे ही कैपिटल आई है, आप कैपिटल के थ्रू आप टोटल लायबिलिटीज़ कैलकुलेट कर सकते हैं और नेट प्रॉफिट को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हम करेंगे भी आगे। लेकिन अभी साथ के साथ करंट असेट्स निकाल लें, वो भी ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि हमारे पास देखिए एक और फार्मूला दिया हुआ है फिक्स असेट्स अपॉन करंट असेट्स। तो यहाँ पे सेम इसी तरीके से हम एक और फार्मूला लिख लेते हैं, करंट असेट्स फिक्स असेट्स अपॉन करंट असेट्स। तो फिक्स असेट्स को हम शॉर्ट में FA कहते हैं, करंट असेट्स को CA कहते हैं। यहाँ पे फिक्स असेट्स अपॉन करंट असेट्स फार्मूला दिया हुआ है आपको, और रेशो इसका दिया हुआ है 5/7, तो 5/7। अब इसको अगर सॉल्व करें तो फिक्स असेट्स हमारे पास 10 लाख है, करंट असेट्स के नाम पे हमारे पास कुछ नहीं है, रेशो आपका 5/7, क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाएगा जब, तो 5 करंट असेट्स इज इक्वल टू हो जाएगी आपके पास 70 लाख। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 70 लाख। करंट असेट्स इज इक्वल टू आ जाएगा 70 लाख डिवाइडेड बाई 5, तो आगे जाके करंट असेट्स आपकी हो जाएगी 14 लाख। इस तरीके से आप करंट असेट्स को भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जो कि ये 14 लाख। तो हमने कैपिटल को कैलकुलेट कर लिया है और करंट असेट्स को भी कैलकुलेट कर लिया है। तो हमारे पास करंट असेट्स आ गई है, कैपिटल आ गई है। अब देखा जाए, हमने 2 रेशो सॉल्व कर लिए, 2 हमें पास ऑलरेडी सॉल्व हैं, ये चीज़ें हमें सॉल्व करके दी हुई है क्वेश्चन में। अब ऊपर के 4 रेशो सॉल्व करने हैं, ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन जो हमने कैलकुलेट किया है उसे हम एक रफ जगह लिख लेते हैं, जिससे कि हमें जब भी ज़रूरत पड़े तो हम यूज़ कर सकें। कैपिटल आपके पास आई थी 8 लाख और करंट असेट्स आपके पास आई है 14 लाख। अब इनको आगे सॉल्व किया जाए तो पहले इसको हम इरेज कर देते हैं यहाँ से, जिससे कि हमें अच्छी खासी जगह मिल जाएगी क्वेश्चन को आगे सॉल्व करने के लिए। अब हमारे पास कैपिटल है, तो कैपिटल के थ्रू हम टोटल लायबिलिटीज कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर्मूला यूज करेंगे कैपिटल अपॉन टोटल लायबिलिटीज। रेशो आपको दिया हुआ है 1/2, तो रेशो आपके पास 1:2 है, 1/2 जिसे कहते हैं हम। तो 1/2 कैपिटल आपके पास थी थोड़ी देर पहले 8 लाख आपने कैलकुलेट की थी। टोटल लायबिलिटीज आपके पास है नहीं, जिसे हम TL लिख लेते हैं शॉर्ट में। हमने 1 को TL से मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास TL ही आएगा या फिर 1 TL आ जाएगा, और 8 लाख को आपने मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये हो जाएगा आपके पास 16 लाख। तो इस तरीके से आपके पास जो टोटल लायबिलिटीज आ जाती है वो हो जाती है 16 लाख। यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज का जो मतलब है मैं आपको बता दूं, करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दोनों का टोटल है। यहाँ पे जो टोटल लायबिलिटीज है ये करंट लायबिलिटीज और लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज दोनों का टोटल है, जिसे हम करंट डेप्ट और लॉन्ग टर्म डेप्ट भी कहते हैं। ये हमने सॉल्व कर लिया। अब जब हम आगे बात करेंगे तो नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल की बात करेंगे, तो इसे हम इरेज कर देते हैं यहाँ से। कैपिटल का एक और रेशो सॉल्व कर लेते हैं। जब कैपिटल का एक और रेशो सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा आपका नेट प्रॉफिट अपॉन कैपिटल। तो यहाँ पे आपको रेशो गिवन है 1/5, तो 1/5 इज इक्वल टू हो जाता है आपके पास नेट प्रॉफिट तो था ही नहीं, तो नेट प्रॉफिट ही लिख दीजिए आप।
कैपिटल आपके पास 8 लाख है तो आप इसको 8 लाख लिख दीजिए, 1 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 से तो ये आपके पास 8 लाख आ जाता है, और 5 को इंटू कीजिए नेट प्रॉफिट से तो ये नेट प्रॉफिट ही रहेगा 5। जब आप नेट प्रॉफिट इज इक्वल टू करेंगे तो ये आगे जाके हो जाता है आपके पास 8 लाख डिवाइडेड बाई 5, और इसे आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा 1,60,000। तो इसका मतलब आपका जो नेट प्रॉफिट है वो है 1,60,000। ठीक, 8 लाख में डिवाइड कर लीजिए 5 का, एक बार देख लीजिए कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं हो। बिल्कुल 8 लाख में 5 का डिवाइड किया 160 ही होता है इसका, तो 1,60,000 रुपये आपके पास नेट प्रॉफिट आ जाता है। अब यहाँ पे आपने नेट प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया तो नेट प्रॉफिट से आप सेल्स निकाल लेंगे और सेल्स के थ्रू आप निकाल लेंगे जीपी। तो अब देखते हैं हम कि नेट प्रॉफिट से हम सेल्स किस प्रकार कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आपका आ गया है 160, इसे हम साइड में लिख देते हैं जिससे कि हमें याद रहे कि नेट प्रॉफिट आपका 160 है। और लाइबिलिटीज़ आपके पास जो आई थी, टोटल लाइबिलिटीज़ ये आपके पास 16 लाख थी, बीच में हम लिखना भूल गए, इसे अब लिख देते हैं। अब आगे इस क्वेश्चन को और सॉल्व कर लिया जाएगा जिससे कि हम नेट प्रॉफिट हमारे 160 आया है। अब नेट प्रॉफिट से हम देखते हैं सेल्स किस प्रकार से कैलकुलेट करते हैं। तो नेट प्रॉफिट का जो रेशो होता है वो होता है नेट प्रॉफिट अपॉन सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये आपका एनपी रेशो का फॉर्मूला होता है जिसे हम नेट प्रॉफिट रेशो कहते हैं। नेट प्रॉफिट रेशो हमारे पास ये है, क्या है 20%, यानी कि 20/100। अगर मैंने 100 यहाँ पे यूज़ कर लिया तो अब वहाँ पे यूज़ नहीं करूँगा। नेट प्रॉफिट हमारे पास नेट प्रॉफिट ही रहेगा बेचारा। अरे है हमारे पास नेट प्रॉफिट 1,60,000, तो 1,60,000 यूज़ कर लो, सेल्स की जगह आप सेल्स यूज़ करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20 सेल्स। और जब आप 1,60,000 को मल्टीप्लाई करोगे 100 से तो ये हो जाएगा 1,60,000 इंटू 100। सेल्स इज इक्वल टू आगे जाके हो जाता है 1,60,000 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 20। ये 5 टाइम्स इससे क्रॉस हो जाएगा और 160 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 8 लाख। तो इसका मतलब आपकी जो सेल्स है वो है 8 लाख। अब क्वेश्चन को और आगे सॉल्व किया जाए तो जब क्वेश्चन को और आगे सॉल्व किया जाए तो ग्रॉस प्रॉफिट 25% कैलकुलेट करना है, जो हम वैसे ही कर देते हैं कि ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है आपके पास जीपी अपॉन सेल्स इंटू 100। तो ग्रॉस प्रॉफिट देखा जाए आपके पास है ही नहीं, सेल्स तो है आपके पास 8 लाख, तो आप सेल्स लिख दीजिए इंटू 100। इंटू 100 करने की जरूरत ही नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशो दे रखा है, कितना है आपके पास 25%, यानी कि 20/100। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 100 ग्रॉस प्रॉफिट, और ये हो जाएगा आपके पास 8 लाख मल्टीप्लाई बाय 25। जब आप ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 8 लाख इंटू 25 डिवाइडेड बाई 100। ये आपके पास हो जाता है 4 टाइम्स और ये हो जाता है 2, तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका हो जाता है 2 लाख। तो इस तरीके से आप ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं और नेट प्रॉफिट की भी। नेट प्रॉफिट आपने पहले लिख लिया था, ग्रॉस प्रॉफिट अब आप लिख लेते हैं 2 लाख। तो इस तरीके से आपने ग्रॉस प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया, टोटल लायबिलिटीज़ भी कैलकुलेट कर ली, नेट प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर लिया, करंट असेट्स भी, कैपिटल भी। सेल्स नहीं लिखी तो सेल्स भी आप लिख लीजिए कि 8 लाख है, तो ये सेल्स आ जाती है आपकी 8 लाख रुपये। तो सेल्स आपकी 8 लाख है, कैपिटल भी आपकी 8 लाख है, करंट असेट्स आपकी 14 लाख रुपए है, नेट प्रॉफिट आपका 1,60,000 रुपया है, टोटल लायबिलिटीज आपके पास 16 लाख है, ग्रॉस प्रॉफिट आपके पास 2 लाख है। तो इस तरीके से आपने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट कर ली है। यही चीज़ें कैलकुलेट करने के लिए आपको क्वेश्चन में कहा गया था। तो उम्मीद करता हूँ ये जो क्वेश्चन है ये प्रॉब्लम भी आपकी सॉल्व हो गई होगी। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट करके बता सकते हैं। अदरवाइज़ ये चैप्टर आपका कंप्लीट होने वाला है ही, जैसा कि आपको दिख रहा है।